हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 6 जून तक गर्जन और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में 6 जून तक मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज 1 जून को उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वहीं 2 से 4 जून तक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 5 जून को उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों तथा 6 जून को उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात का असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इधर पिछले 2 से 3 दिनों में हुई बारिश का असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से मौसम साफ रहा, जबकि दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहे। बादलों की आवाजाही और हालिया बारिश के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस हुई है। जेएसएससी भर्ती 2026 611 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। आज 1 जून से शुरू होगा आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने विभिन्न विभागों में कुल 611 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इनमें लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऑडिटर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर, फिशरीज एक्सटेंशन सुपरवाइजर, डायरी टेक्निकल ऑफिसर समेत कई अन्य पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 1 जून से शुरू होगी और अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई तथा आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 5 से 10 जुलाई तक मौका दिया जाएगा। इन पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन सीबीटी, प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 रुपए से 1,42,400 रुपए तक प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपए तथा एसटी/एससी वर्ग के लिए 50 रुपए निर्धारित किया गया है। बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन। गुजरात को 5 विकेट से हराया, कोहली ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बन गया है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने गुजरात को 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन तक सीमित रखा। इस दौरान रसिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने 18 ओवर में 161 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद 75 रन बनाए और छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। कोहली की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया है। परिसीमन के खिलाफ 2 अगस्त को आदिवासी महाजुटान। रांची में जुटेगा पूरा समाज, बंधु तिर्की। परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज की चिंता लगातार बढ़ रही है। आशंका जताई जा रही है कि नई परिसीमन प्रक्रिया से आदिवासी बहुल सीटों की संख्या कम हो सकती है, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे। इसी मुद्दे पर रविवार को रांची प्रेस क्लब में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की पहल पर बैठक हुई, जिसमें बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में परिसीमन के संभावित प्रभावों और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बंधु तिर्की ने कहा कि चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं, जिनके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 जून को सभी राजनीतिक दलों के साथ एक व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा को भी शामिल करने का प्रयास होगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि परिसीमन के विरोध में आदिवासी समाज का महाजुटान 2 अगस्त को रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।
राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा में हलचल तेज, दिल्ली पहुंचे झारखंड के 3 बड़े नेता। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में झारखंड भाजपा के 3 वरिष्ठ नेता महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने वालों में क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा और प्रदेश नेतृत्व से राय ली जाएगी। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिले फीडबैक और संगठन की रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बैठक के बाद भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर अंतिम निर्णय ले सकती है। ऐसे में दिल्ली में होने वाली यह बैठक झारखंड भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गिरिडीह में प्रतिबंधित पशु का कटा सिर मिला, ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस ने 48 घंटे में कार्रवाई का दिया आश्वासन, बढ़ाई निगरानी। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र की चरघरा पंचायत के 3 महुआ इलाके में प्रतिबंधित पशु का कटा सिर मिलने से रविवार को हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और इसे क्षेत्र की शांति व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर प्रदीप दास और थाना प्रभारी विभूति देव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद पुलिस प्रशासन ने 24 से 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करने का लिखित आश्वासन दिया। भाजपा नेता बाल गोविंद यादव, मुखिया महावीर दास और पंचायत समिति सदस्य सोनिया हेम्ब्रम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी विभूति देव ने बताया कि पशु के सिर को मिट्टी में दफना दिया गया है और क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में स्कूटी सीखने के दौरान पुल से गिरे 2 किशोर, हुई दर्दनाक मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में रविवार दोपहर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र की पुराना मनोहरपुर में हुई, जहां दोस्त से स्कूटी मांगकर चलाना सीखने जा रहे 2 लड़के अनियंत्रित होकर कलवट पुल से नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में दोनों किशोरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान पुराना मनोहरपुर निवासी संजय लोहार के 14 वर्षीय पुत्र वतन लोहार और मणिपुर निवासी शिव कुमार सांडिल के 17 वर्षीय पुत्र ओम सांडिल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों किशोर स्कूटी का अभ्यास करने के लिए पास के एक मैदान जा रहे थे। इसी दौरान कलवट पुल पार करते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई और दोनों सीधे पुलिया के नीचे जा गिरे। इससे सिर, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए मनोहरपुर सीएचसी लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विज्ञानी ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हजारीबाग के चुरचू में अवैध कोयला लदे ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत। हजारीबाग के चुरचू थाना क्षेत्र के बोदरा गांव में रविवार रात करीब 8 बजे अवैध कोयला लदे एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज हजारीबाग सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कोयला कारोबार चल रहा है और इसी कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने के बाद कई ट्रकों में अवैध कोयला लोड कर बाहर भेजा जा रहा था, तभी बोदरा गांव के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने अवैध कारोबार पर रोक लगाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरायकेला खारसवा के कुमारी गांव में दिन दहाड़े घुसा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला खारसवा जिले के कुकड़ू प्रखंड के कुमारी गांव में रविवार को दिन दहाड़े जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हाथियों ने खेतों में लगी रबी धान की फसल को अपना आहार बनाते हुए बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार झुंड काफी देर तक गाँव और खेतों के आसपास घूमता रहा, जिससे लोगों में भय का माहौल बना रहा। हाथियों की बढ़ती आवाजाही के कारण अब ग्रामीण दिन के समय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान की खेती ही उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत है और फसल बर्बाद होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए हाथियों को जल्द आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर जंगल की ओर खदेड़ने की मांग की है। साथ ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है।
अभिषेक बनर्जी पर हमले की हेमंत सोरेन ने की कड़ी निंदा, कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। अपनी आधिकारिक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक विरोध को तर्क, जनमत, संवाद और सम्मान से सुलझाने की बात की तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हाल ही में टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंककर हमला किया गया। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों में चर्चा तेज हो गई है। हेमंत सोरेन ने इसे अत्यंत निंदनीय बताते हुए लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखने पर जोर दिया। हेमंत सोरेन ने स्पष्ट लिखा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। जमशेदपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान हंगामा, समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिली एंट्री, केंद्र के बाहर जताया विरोध। रविवार को जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि वे निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंच गए थे, लेकिन दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं में देरी के कारण उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 10:15 और परीक्षा शुरू होने का समय 10:30 बजे तय था, लेकिन कई छात्रों को गेट पर ही रोक दिया गया। प्रवेश नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कुछ छात्रों ने मुख्य गेट पर चढ़कर अंदर जाने की भी कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले कुछ अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया गया, जबकि अन्य को बाहर ही रोक दिया गया। प्रिया सिंह, हाजरा खातून, जिया सवारी दास और ज्योति समेत कई छात्रों ने इसे भेदभावपूर्ण रवैया बताते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। झारखंड में घाटों का लीज एग्रीमेंट पूरा, 50% राशि जमा होते ही शुरू होगा वैध बालू उठाव व भंडारण। झारखंड में लंबे समय से बने बालू संकट को दूर करने की दिशा में खान विभाग की कोशिशें अब धरातल पर उतरती दिख रही है। राज्य के विभिन्न जिलों के 19 बालू घाटों का लीज एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, जबकि बालू के भंडारण के लिए 13 स्टॉक यार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं। संबंधित कंपनियों द्वारा टेंडर राशि का 50% जमा करते ही बालू घाटों का संचालन और बालू उठाव शुरू हो जाएगा। डीसी के स्तर पर लीज प्रक्रिया पूरी होने के बाद संचालन की तैयारियां तेज कर दी गई है। घाटों से निकाली जाने वाली बालू को चिन्हित स्टॉक यार्डों में जमा किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाजार में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों को बालू की किल्लत से राहत मिलने की उम्मीद है। बोकारो में गर्भवती महिला की पीट कर हत्या मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 नंबर धोड़ा में 29 मई की रात हुई आपसी विवाद की घटना में महिला अनीता देवी उर्फ अनु की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 29 मई की रात करीब 9 बजे 5 नंबर धोड़ा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई। इस दौरान अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति के आवेदन पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया। बेरमो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल छापेमारी अभियान चलाया। नामजद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बबलू भुइयां, सुरेंद्र भुइयां, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइयां, राजेश कुमार शामिल हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था और लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महातो और डुमरी विधायक जयराम महातो भी आंदोलनकारियों के समर्थन में पहुंचे थे। बेरमो डीएसपी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और घटना के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। समय पर रेफर नहीं करने से युवक की मौत, एमजीएम अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। जमशेदपुर शहर के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की देरी के कारण युवक की जान चली गई। मृतक के भाई आशीष के अनुसार युवक को रविवार सुबह करीब 6 बजे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी स्थिति नाजुक होने के बावजूद कई घंटों तक उसे वहीं रखा गया और समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि मरीज को दोपहर करीब 1 बजे तक केवल प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। जब बाद में उसे टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच ले जाने की सलाह दी गई, तब तक काफी देर हो चुकी थी और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिवार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि समय पर इलाज या रेफरल की व्यवस्था होती तो युवक की जान बच सकती थी।
हजारीबाग में सिंदूर नदी से अज्ञात युवती का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। हजारीबाग जिला अंतर्गत कोर्रा थाना क्षेत्र के सिंदूर पंचायत भवन के समीप रविवार को सिंदूर नदी में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को सबसे पहले एक चारवाही ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही मामले की जानकारी कोर्रा थाना पुलिस को दी गई। इधर घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की स्थिति काफी खराब होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेज दिया है। मुक्ति संस्था ने 36 अज्ञात शवों का किया अंतिम संस्कार। मुक्ति संस्था की ओर से रविवार को रांची के जुमार नदी के तट पर 36 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने बताया कि रिम्स के मोर्चरी गृह से अज्ञात शवों को निकालकर उन्हें सम्मान पूर्वक पैक किया जाता है। जुमार नदी तट पर संस्था के सदस्यों ने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार संपन्न कराया। संस्था का उद्देश्य ऐसे अज्ञात शवों को भी सम्मानजनक विदाई देना है। मुक्ति संस्था अब तक 2189 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है, जो मानव सेवा और सामाजिक दायित्व का एक अनूठा उदाहरण है। ड्यूटी से लौट रहे डॉक्टर पर हमला, डॉक्टर संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू जिले के पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार पर हुए हमले को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में भारी आक्रोश है। 28 मई की रात ड्यूटी से लौटते समय अज्ञात लोगों ने उन्हें रास्ते में रोककर मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज रांची में चल रहा है। घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन, झारखंड डॉक्टर्स नेटवर्क और अन्य चिकित्सा संगठनों ने संयुक्त रूप से कड़ी निंदा की है। संगठनों का कहना है कि यह केवल एक डॉक्टर पर हमला नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली घटना है। चिकित्सा संगठनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द और संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य भर के डॉक्टर पेन डाउन आंदोलन सहित अन्य लोकतांत्रिक कदम उठाने पर विचार करेंगे। संगठनों ने डॉक्टर मिथिलेश कुमार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। राज्यसभा की दूसरी सीट पर बढ़ी सियासी हलचल, कांग्रेस के सामने माले ने पेश किया नया समीकरण। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब तक एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाने की चर्चा थी, लेकिन माले ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। माले ने तीसरी सीट के लिए पूर्व विधायक विनोद सिंह का नाम आगे बढ़ाया है। पार्टी का कहना है कि जन आंदोलनों और चुनावी संघर्षों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए उसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस दूसरी सीट पर अपना दावा छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है और अंतिम फैसला सहयोगी दलों के बीच बातचीत के बाद ही होगा। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, रिम्स में वेतन संकट को लेकर भाजपा का सरकार पर तीखा हमला। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने झामुमो कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग में लापरवाही और अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। डॉक्टर वर्मा के अनुसार झारखंड के बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में डॉक्टरों और कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है और वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप वर्मा ने कहा कि वेतन विवाद और अव्यवस्था का सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ सकता है। अस्पताल में पहले से ही कई समस्याएं हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दवाओं की कमी और स्टाफ की नाराजगी से हालात और खराब हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही रिम्स कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया और व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो भाजपा सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि जनता अब सरकार से जवाब चाहती है और बदलाव की उम्मीद करती है। चतरा में गौवंशीय पशु के 3 कटे सिर मिले, बक्सा डैम के पानी में तैर रहे थे सिर, लोगों ने किया हंगामा, 2 घंटे में 2 आरोपी पकड़ाए। चतरा जिले के इटखोर स्थित बक्सा डैम में गौवंशीय पशु के
3 कटे हुए सिर तैरते मिलने से रविवार को इलाके में सनसनी फैल गई। डैम में नहाने पहुंचे लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो सूचना तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। बक्सा डैम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, इसलिए घटना से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने नगवा चौक के पास चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग जाम कर दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सुनील कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया। इसके बाद पुलिस ने पृथ्वीपुर गांव में छापेमारी कर महज 2 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान एक फ्रीजर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि त्योहार के दौरान प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए कटे हुए सिर डैम में फेंक दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। डेबिट क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को दबोचा। गिरफ्तार होने वालों में 2 सगे भाई। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी, सकलपुर, तिलैया और बरमुंडी गांव में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में पिंडारी गाँव के 2 सगे भाई प्रीतम दास 25 वर्षीय, विनोद दास 23 वर्षीय तथा बरमुंडी गाँव का मोहम्मद तूफान उर्फ तूफान अंसारी 28 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। जो है साइबर डीएसपी अमित रविदास ने बताया है कि आरोपी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई समेत अन्य बैंकों के ग्राहक को फोन कर डेबिट क्रेडिट कार्ड बंद होने की बात कहकर नया कार्ड जारी कराने का झांसा देते थे। इसके बाद कार्ड नंबर, ओटीपी और सीवीवी जैसी गोपनीय जानकारी हासिल कर ई वॉलेट के माध्यम से खातों से पैसे उड़ा लेते थे। यह गिरोह देश के कई राज्यों में लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। वही लोगों से फोन पर किसी भी व्यक्ति को बैंकिंग संबंधित गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की अपील की गई है। जामताड़ा में 4 महीने से मानदेय न मिलने पर भड़के स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मी, आंदोलन का बिगुल फूंका। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। पिछले 4 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं होने के विरोध में रविवार को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष कर्मियों ने 1 दिवसीय बैठक की और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह बैठक संघ के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस आंदोलन को झारखंड राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ भी खुलकर आउटसोर्सिंग कर्मियों के समर्थन में आ गया। मौके पर मौजूद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत और लचर नीतियों का खामियाजा इन गरीब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। अरविंद प्रसाद ने मांग की है कि यदि सरकार चाहे तो स्वास्थ्य विभाग में इन सभी कर्मियों को नियमित बहाली कर उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि महासंघ इस शोषण के खिलाफ और कर्मियों की नियमित बहाली के लिए सड़क से लेकर रांची तक आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जामताड़ा में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां चितरंजन और जामताड़ा रेलवे स्टेशन के बीच बोदमा इलाके के समीप पुलिस ने रेलवे लाइन के किनारे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती मुआयने में मृतक के शरीर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदेहास्पद बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेहजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर दिया है और आगे की जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और नजदीकी थानों से संपर्क कर हुलिये के आधार पर व्यक्ति की शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। बीआईटी मेसरा में झारखंडी छात्रों के कोटे को लेकर गरमाई राजनीति, आंदोलन की तैयारी। बीआईटी मेसरा में झारखंडी छात्रों के लिए वर्षों से लागू 50% होम स्टेट कोटा समाप्त किए जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। छात्र नेता वसीम अंसारी ने इस फैसले को झारखंड के छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान में राज्य के विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि नई नीति से झारखंडी छात्रों के उच्च शिक्षा के अवसर प्रभावित होंगे। वसीम अंसारी ने बीआईटी मेसरा प्रशासन और कुलपति को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए 50% होम स्टेट कोटा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोटा पुनः लागू नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जरूरत पड़ने पर संस्थान परिसर में तालाबंदी सहित व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
देवघर के बाबा धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रावणी मेले से पहले प्रशासन अलर्ट। बैद्यनाथ धाम में रविवार को मलमास मेला और पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे भक्तों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। भीड़ के कारण कई श्रद्धालुओं को घंटों कतार में इंतजार करना पड़ा। श्रावणी मेला नजदीक होने के कारण जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक परवीन पुष्कर ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़क सफाई, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने श्रावणी मेले से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी और श्रद्धालुओं को कांवर के अलावा अतिरिक्त सामान लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सावधान, जनगणना के नाम पर साइबर ठगी, ओटीपी साझा करते ही खाली हो सकता है बैंक खाता। झारखंड में जनगणना के नाम पर साइबर ठगों का नया खेल सामने आया है। अपराधी खुद को प्रगणक या सर्वेयर बताकर लोगों को फोन कर रहे हैं और डिजिटल जनगणना फॉर्म पूरा करने के बहाने ओटीपी तथा अन्य गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति ओटीपी साझा करता है, उनके बैंक खाते से रकम उड़ाई जा सकती है। चास के वीडियो प्रदीप कुमार ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति से बैंक डिटेल, ओटीपी या वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाती। वहीं अनिल कच्छप ने अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा ना करे और अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करे। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि जनगणना के नाम पर आने वाले संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या साइबर पुलिस को दे ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके। मंत्री इरफान का अभिषेक बनर्जी को झारखंड में इलाज का ऑफर, बोले हेमंत सरकार लेगी पूरी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट की घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक और बेहद निंदनीय बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वे अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और जरूरत पड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज व सुरक्षा के लिए झारखंड भेजे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहां हेमंत सोरेन की सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा और चिकित्सा को लेकर झारखंड सरकार की ओर से हर संभव मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विशेष आग्रह करता हूं कि अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी जाए। यदि वहां की परिस्थितियों में आवश्यकता महसूस हो तो उन्हें तुरंत झारखंड भेजा जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा, उनके सम्मान और समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेरमो गर्भवती हत्याकांड, भाजपा ने की मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी और 25 लाख मुआवजे की मांग। बोकारो जिले के बेरमो में 4 माह की गर्भवती महिला अनिता देवी की हत्या के मामले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने रविवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि मामले में हुई 6 गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं और मुख्य साजिशकर्ता की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना चिंता का विषय है। अमर बावरी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और कांग्रेस के एक विधायक के संरक्षण में मामले को दबाने और मैनेज करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा द्वारा बोकारो चक्का जाम का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भाजपा ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने, मुख्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करने तथा निष्पक्ष पोस्टमार्टम प्रक्रिया में बाधा डालने वाले पुलिस अधिकारियों और मेडिकल कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने बोकारो के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानों की भूमिका की जांच कराने की भी मांग उठाई। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है और पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 1 जून को फिर परिवार से मिलने जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष भी उठाया जाएगा। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण को नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सुना। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी तथा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि
प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को हमेशा प्रेरणादायी संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर चिंता जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, जरूरतमंदों की सहायता करने और पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का संदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रांची में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप में भारतीय एथलीट गुरविंदर सिंह के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख कर सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाली खेल प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन किया है। नए अबू आवास लाभुकों को इंतजार, पहले पुराने आवास पूरा करने पर फोकस। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबू आवास योजना के नए लाभुकों को फिलहाल कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्राथमिकता पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने की होगी। इसके बाद ही नए आवासों की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 4.5 लाख आवासों का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 4,33,392 आवास स्वीकृत किए गए। विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2,97,380 लाभुकों को पहली किस्त, 2,46,772 को दूसरी किस्त और 1,24,406 को तीसरी किस्त और 8,155 लाभुकों को चौथी किस्त जारी की गई है। रांची ने जीता खो खो खिताब, रामगढ़ उपविजेता। जामताड़ा में 20वीं जूनियर झारखंड राज्य बालिका प्रतियोगिता संपन्न, अब राष्ट्रीय स्तर पर होगा चयन। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय 20वीं जूनियर झारखंड राज्य बालिका खो खो प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रामगढ़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। रामगढ़ उपविजेता रहा, जबकि खूंटी तीसरे और मेजबान जामताड़ा चौथे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में झारखंड के 16 जिलों की बालिका टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल व अनुशासन का परिचय दिया। समापन समारोह में मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक एवं पूर्व खो खो खिलाड़ी नीलम कुजूर तथा साइबर पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को शिल्ड, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर में किया जाएगा, ताकि वे भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। पलामू में राहुल सिंह गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार, वर्कशॉप पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की थी योजना, पुलिस ने समय रहते दबोचा। पलामू पुलिस ने सड़क निर्माण कंपनी से रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने की साजिश को विफल करते हुए राहुल सिंह गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हैदरनगर थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधी जो डोवर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कशॉप में फायरिंग कर कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाने की योजना बना रहे थे। शनिवार रात को गुप्त सूचना मिलने पर एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें चारों आरोपियों को हथियारों और कारतूस के साथ दबोच लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस, 1 मैगजीन, बैग और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विक्रांत सिंह उर्फ सिकराम सिंह, संतोष राम, मधुकांत प्रजापति और विक्रम राम शामिल हैं, जो लातेहार जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने रंगदारी के लिए फायरिंग की योजना की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार विक्रांत सिंह पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। देवघर में शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही पढ़ाई, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। देवघर जिले में शिक्षकों की भारी कमी के कारण कई स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिले के 7 विद्यालय ऐसे थे जहां एक भी शिक्षक नहीं था। इसके बाद विभाग ने तत्काल शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पढ़ाई की व्यवस्था बहाल की। जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि जिले में कुल 1975 विद्यालय हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या करीब 5500 है। सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों के कारण कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है और नए आचार्य व सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों का कहना है कि कम स्टाफ के कारण उन्हें प्रतिदिन 5 से 6 कक्षाएं लेनी पड़ रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। विभाग को उम्मीद है कि जल्द नई नियुक्तियों से स्थिति में सुधार होगा। सरायकेला में डोबो पुल कांदरबेड़ा मुख्य मार्ग पर हादसा, ट्रक व कार की टक्कर। सरायकेला जिले के डोबो पुल से कांदरबेड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग पर रविवार को एक ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हुई, जिससे दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का
जायजा लिया। हादसे के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर यातायात व्यवस्था संभाली और सड़क पर फंसे वाहनों को निकालने का प्रयास किया। 8 और 9 जून को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का 2 दिवसीय झारखंड दौरा प्रस्तावित। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का 8 और 9 जून को 2 दिवसीय झारखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे धनबाद और गोड्डा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को धनबाद में यूथ कांग्रेस की ओर से एक विशाल हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नीट पेपर लीक मामले, बढ़ती महंगाई तथा पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब मुख्य रूप से शामिल होंगे। वहीं 9 जून को गोड्डा में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।